मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे और अपना काम भी कर रहे होंगे। चलिए, हम लोगों ने मॉडर्न इंडिया पढ़ना स्टार्ट किया था और मॉडर्न इंडिया में हमने शुरुआत की थी। हल्का सा एक आइडिया मैंने आपको दिया था कि किस तरह से उत्तर मुगल काल से धीरे 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 शासन की बागडोर मुगलों के हाथ से निकलकर विदेशी ताकतों की तरफ जाने लगी। और पहले तो आपस में खूब लड़े वो पांच मतलब PDEDF। ये पांच इसीलिए कि भाई इंडिया पे मेरा कब्जा, इंडिया पे मेरा, और इंडिया में कोई इतना ताकतवर नहीं था जो ये बात कह सकता कि तुम कौन और इंडिया हमारा। इसीलिए इंडिया एक उपनिवेश की तरह सबकी नजरों में आ गया और हर एक ने कोशिश की कि इंडिया को जितना हो सके लूट ले। कि चाहे वो फ्रांस की कंपनी आई, चाहे ब्रिटेन की आई, चाहे पुर्तगाली आई या डच आई या डेनमार्क आई, सबका सिर्फ एक निशाना था कि इंडिया से कुछ ना कुछ ऐसा व्यापार करते हुए इतना पैसा, इतना सोना यहां से लूट ले कि हम कैसे अमीर बने। और इंडिया क्योंकि इतना समृद्धशाली था, इतना अमीर था कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता था। आज की कहानी नहीं है, इतिहास में हम पढ़ते हुए आए हैं कि कैसे विदेशियों ने इंडिया के ऊपर अटैक किया, यहाँ से सोना लूट के ले गए, यहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियां उठा के ले गए और हमारे पर कोई असर नहीं आया। हम 5-7 साल में फिर उसी स्टेज पे आ जाते क्योंकि यहाँ की मिट्टी से सोना निकलता था। यहाँ इतनी खेती थी भरपेट, यहाँ अकाल नहीं पड़ते थे। यहाँ सोना, चांदी, तांबा, पीतल, हर चीज थी, लोहा, या फिर अगर बात करें तो हम जितना संसाधन चाहिए होते हैं ना, चाहे नदी हो चाहे पर्वत हो, क्योंकि उन्हीं को काट के आप तांबा पीतल निकालते हैं, तो ये सब चीजें बहुतायत में थी। इसलिए इंडिया को कभी दिक्कत आई ही नहीं। लेकिन अब इंडिया को दिक्कत आएगी क्योंकि अब विदेशी जो आएंगे ना, वो मुगलों की तरह शरीफ नहीं होंगे। मुगलों को मैं शरीफ क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मुगल यहाँ आए, अटैक किया, विदेशी थे, लेकिन यहीं रच बस गए, इसी मिट्टी में उनके शरीर मिल गए। जितना कमाया सब यहीं लगाया, किसी देश में दे के नहीं आए। लेकिन ये जो अंग्रेज आएंगे, फ्रांसीसी आएंगे, पुर्तगाली आएंगे, ये पैसा कमाएंगे इंडिया से और जाके दे आएंगे अपने देश में। यानी यहाँ का पैसा कमा के इसी देश में नहीं लगाएंगे, और इसीलिए कहते हैं कि शोषण करेंगे। कभी भी नहीं कहते कि मुगलों ने ऐसा शोषण किया। भाई मुगलों ने ठीक है पैसा इकट्ठा किया, लोगों को परेशान भी किया, जबरन धर्म भी बदलवाया, लेकिन फाइनली अगर देखें तो मुगलों ने भारत के पैसे को बाहर नहीं जाने दिया। मुगलों ने ताजमहल बनवा दिया, इन्होंने ये अपना लाल किला बनवा दिया, जामा मस्जिद बनवा दी, आगरा का किला बनवा दिया। आज भी हम इनसे टूरिज्म के थ्रू पैसा कमाते हैं। तो ये कहीं बाहर पैसा नहीं गया, इंडिया का पैसा इंडिया में लग गया। लेकिन अब जो अंग्रेज आएंगे, ये अगर कुछ बनाएंगे तो अपने फायदे के लिए बनाएंगे, जिसमें कि ये अब आप कहेंगे राष्ट्रपति भवन, तो उसमें यही तो बैठते थे, इन्हीं का तो दफ्तर था। हमारे राजा उसमें रहे जरूर थे, लेकिन उसका फायदा हम आज तक उठा रहे हैं और वो इंडिया में रह गया। इन्होंने नई दिल्ली के कारण बसाए हैं ये, जिसको आप राष्ट्रपति भवन कहते हैं, इंडिया गेट कहते हैं, कि नई दिल्ली बनी तब तो बनाया, वरना क्या बनाया। इन्होंने सिर्फ टारगेट रखा इंडिया से पैसा कैसे लूटा जाए, चाहे सोने के फॉर्म में, चाहे सीधा पैसा अपने देश कैसे पहुंचाएं, चाहे कच्चा माल सस्ती दरों पर लेके लाद लाद के जहाज अंग्रेज अपने देशों में ले गए और फिर वहां से माल को, प्रोडक्ट को बना के और यहाँ महंगा महंगा बेच दिया। यानी इंडिया को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया इन आने वाली कंपनीज ने। इन कंपनियों के आने का क्रम हमने पढ़ा था PDEDF, जो आपको याद भी होगा। PDEDF ये हमने पढ़ा हुआ है, और इसी सीरीज को कल मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था कि PDEDF ये है कंपनियों के आने का क्रम, लेकिन बनने का क्रम है, ये तो तीन तो एक जैसी हैं, ये उल्टे कर देंगे, E और D। क्यों? क्योंकि ये बनी थी 1498 में, ये बनी थी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी, डच बनी थी 1602 में, डेनमार्क 1616 में डेनमार्क वाली, और फ्रांस वाली 1664 में। ये कंपनियां आई इंडिया में ऐसे हैं। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई थी 1608 में परमिशन लेने, इसलिए पहले ये तो फर्स्ट ये, फिर डेनमार्क, फिर इंग्लैंड वाले आए, फिर डच, और फिर आए फ्रांसीसी। इंडिया का कामकाज बहुत बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया। यहाँ खूब अमीर लोग थे, और जब ये लोग इंडिया में आ रहे थे ना, तो पुर्तगाली, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कैसे इन लोगों ने हिंद महासागर पे अपना कब्जा जमाया। शांत जल की नीति फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की थी, फिर अल्बुकर्क ने कैसे उस पर बहुत बढ़िया काम किया। इन्होंने सती प्रथा बंद करवा दी, गोवा को छीन लिया, फिर नूनाडिक उन्होंने गोवा को राजधानी बनाया, और फाइनली करते 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 इंडिया का दक्षिणी हिस्सा, जहाँ की पानी जहां से टच होता था, इन लोगों ने उस पर बहुत बढ़िया कब्जा जमा लिया। और इंडिया को तंबाकू की खेती करना, प्रिंटिंग प्रेस, ये सब देन है पुर्तगालियों की। लेकिन लगभग 100 साल बीतते बीतते पुर्तगालियों के ऊपर हावी होने लगे डच, और डच लोगों ने ये जो पुर्तगाली आए थे यहाँ, कोचीन, कालीकट, केरला में बनाई थी ना फैक्ट्री, इन डच लोगों ने अपनी मछलीपट्टनम में या मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बनाई। और फिर ये डच इतने हावी हुए कि धीरे धीरे करके इस तरफ बढ़ते 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 चले गए, और इनके ऊपर टारगेट बना लिया कि कैसे इन पुर्तगालियों को यहाँ से निकालेंगे। और इन्हीं को निकालने के चक्कर में ये पुर्तगालियों के दुश्मन बन गए। इसी दौर में पुर्तगालियों के साथ साथ, डच के साथ साथ, पुर्तगाली तो रह ही रहे हैं, अंग्रेज भी आ गए जो हमने पढ़ लिए थे। और फिर अंग्रेजों की फैक्ट्री लगाने की सूरत की परमिशन को जहांगीर ने तो यस कह दिया, लेकिन पुर्तगाली अड़ गए कि ऐसे कैसे बना लेंगे जब हमारा राज है पूरे दक्षिण के महासागर पर। तो इसीलिए फिर इनके बीच में एक युद्ध हुआ था, स्वाली का युद्ध।
स्वाली का युद्ध 1612, जिसमें ये कंफर्म हुआ कि पुर्तगाली कमजोर हैं और अंग्रेज ताकतवर हैं। रेड ड्रैगन शिप। और उसके बाद जहांगीर ने देखा अंग्रेज ताकतवर हैं तो अंग्रेजों को ही मैं यहाँ पे परमिशन देता हूँ। पुर्तगाली अपने आप पीछे हट गए और बाद में जाके पुर्तगालियों ने, जो इनका बंबई था बहुत बड़ा इलाका, ये भी दहेज में दे दिया पुर्तगालियों ने। किसको? अंग्रेजों को। और अंग्रेजी राजा ने दे दिया कंपनी को कि 10 रुपए वार्षिक पौंड पर, 10 पौंड जो भी उनका रहा होगा, हमारे तो रुपए थे, उस पर इसका एक किराए का काम कर लिया। यानी धीरे धीरे देखते देखते पुर्तगाली पीछे हटने लग गए और आपस में लड़े डच और इंग्लैंड वाले। और एक लड़ाई आपको बताई थी बेदरा का युद्ध, जिससे ये क्लियर हो गया कि डच नहीं, इंडिया पर अंग्रेजों का राज होगा। लेकिन अभी अंग्रेजों को टक्कर देने 2 और आने वाले हैं। डेनिश आए, डेनमार्क वाले। ये लोग बहुत लंबे नहीं टिके। इन्होंने देखा यहाँ तो पहले ही बहुत मारकाट है, तो इन्होंने अपने जितने थोड़े बहुत उपनिवेश बनाए थे ना इंडिया में, वो सब बेच डाले इस इंग्लिश अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को, और बेच बाच के सारा काम और निकल गए। यानी इनका भी, ये भी हट गए, ये भी हट गए, ये अपने आप हट गए। फ्रांसीसी आए और फ्रांसीसियों ने टक्कर ली अंग्रेजों से, और इन दोनों की टक्कर लंबे टाइम तक चली। और एक युद्ध आज मैं जिक्र भी करूंगी उसका, वांडीवाश का युद्ध, जिसमें ये क्लियर हुआ कि इंडिया पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज रहेगा। जब ये सब चल रहा था उसी दौर में इंडिया भी धीरे धीरे, क्योंकि इंडिया के अपने राजा भी तो थे ना, ये सब टाइम जब जो मैं बात कर रही हूँ, ये सब ज्यादा डेवलप हुए हैं औरंगजेब के मरने के बाद। औरंगजेब जब तक बैठा रहा तब तक इनकी औकात, इनकी हिम्मत नहीं थी कि ये स्थल भाग पे आ सके। और आए थे, मैंने कल एग्जाम्पल दिया था जॉन चाइल्ड का, जो औरंगजेब ने देखो पीट पीट के वहां से निकाला था इनको। अब इन लोगों ने देखा 1707 में, इससे पहले पहले एक दबदबा था औरंगजेब का, और औरंगजेब से ये लोग इतना डरते थे कि औरंगजेब के सामने इनको ये था कि अगर हम गए तो मार डालेगा। तो औरंगजेब जैसे ही मरा, उसका डर भी काम करता रहा। अगले 50 सालों तक उसके डर ने ऐसा काम किया कि अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि वो इंडिया के स्थल भाग पर अटैक कर सकें। तो ठीक है, वो जहां बैठे थे चलता रहा काम। 1707 से पहले, औरंगजेब ने मरने से पहले, औरंगजेब के टाइम में ना इंडिया का सबसे रिच जैसे प्रांत थे, ये जो इलाका था ना, ये रिचेस्ट प्रांत था, सबसे अमीर इलाका। ये आज का बंगाल, जिसको आप बंगाल कहते हैं, बिहार कहते हैं, उड़ीसा कहते हैं, या जिसको आप बांग्लादेश कहते हैं ना, उस पूरे को मिला के पहले बंगाल प्रांत कहा जाता था। और बंगाल बहुत ज्यादा अमीर था। क्यों? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र का जलोढ़ का मैदान ही तो बंगाल है। बंगाल पूरे का पूरा इलाका बहुत अमीर था। आज भी आप देखो बंगाल में जलोढ़ मिट्टी है। आज अगर कहें वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा, तो आप कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन किससे बना है? गंगा और ब्रह्मपुत्र से। ये पूरा इलाका बहुत ज्यादा, यहाँ पे खेती होती है, कृषि। तो कृषि में क्या, यहाँ चावल बहुतायत में, बहुत ज्यादा चावल पैदा करते हैं। यहाँ कुछ भी पैदा किया जा सकता है क्योंकि जलोढ़ मिट्टी है। चावल तो है ही बहुतायत में, बाकी कुछ भी पैदा किया जा सकता है। यहाँ जूट बहुत ज्यादा, जैसे कि बैग और रस्सी और ये सब बनता है, तो बहुत अच्छी मिट्टी है। अब ये सब चीजें, जो कृषि अच्छी होती है ना जहाँ, इसका मतलब वहां कच्चा माल मिलेगा, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, जिससे कि मशीनें चलती हैं, और मशीनें जहां होंगी वहां उद्योग धंधे अच्छे चलेंगे। तो सीधी कहने की बात है कि उद्योग धंधे भी आगे बहुत बढ़ने का एक बैकग्राउंड तैयार था, एक प्लेटफॉर्म। किस इलाके में? प्रांत, इसमें बंगाल प्रांत में। तो सबसे पहले जो बंगाल था ना, औरंगजेब के मरने से पहले, यानी 1707 से पहले बंगाल की हम बात कर रहे हैं। औरंगजेब ने बंगाल में अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी था, औरंगजेब ने उसको यहाँ का दीवान बना दिया। उस आदमी का नाम था मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान, ये नाम था आदमी का। पहले दिल्ली में था। औरंगजेब ने कहा तू लायक आदमी है तो बंगाल में चला जा, बंगाल में दीवान, दीवान मतलब पैसे का काम कर। तो ये बंगाल का औरंगजेब ने दीवान बना दिया। दीवान होता है जो पैसे कम से रह रहा है, भाई बढ़िया प्रांत है, खूब पैसे इकट्ठा करता है। ये दीवान था। इसने बाद में वहां, जैसे ये तो चलता रहा, ये बना था 1707 से पहले। उसके बाद औरंगजेब मर गया, लेकिन दीवान तो एज इट इज काम करेगा ना। औरंगजेब का बेटा गद्दी पर बैठा, जो कि उतना लायक नहीं था। याद होगा शाह बेखबर मुअज्जम, या जिसको बहादुर शाह प्रथम भी कहते हैं, वो लायक नहीं था। फिर फर्रुख शिया, मतलब कई इस तरह के बैठे जो नालायक थे, लंपट, मूर्ख थे, और इस तरह के नाम उनके मैंने आपको पढ़ाए थे। तो क्या किया इसने ये देखा कि यार दिल्ली में जो आदमी बैठे हैं वो लायक तो है ही नहीं, वो इस लायक बिल्कुल नहीं है कि मैं उनके पास टैक्स जमा करा के भेजूं। मुझे अपने प्रांत का अपने आप विकास करना चाहिए, और मैं क्यों यहाँ का दीवान रहूं, मैं सूबेदार बन जाऊं, मैं यहाँ का हेड बन जाऊं। इसीलिए इसके मरने के महज 10 साल बाद 1707 में जो आदमी पहले सिर्फ पैसे का काम करता था, वो पूरे बंगाल का सूबेदार बन गया। यानी इस पूरे इलाके का हेड, सूबेदार। कहाँ का? बंगाल का। कौन बन गया? ये मुर्शीद कुली खान, जिसने की राजधानी अपनी चेंज कर ली। अभी बोला मेरे हिसाब से राजधानी बनेगी, पहले राजधानी अलग थी, ढाका थी। जो पुरानी राजधानी थी ना, वो बांग्लादेश का ढाका। लेकिन अब ये राजधानी ले आया अपने नाम पर, मुर्शिदाबाद। तो नई राजधानी क्या बन गई? मुर्शिदाबाद। बढ़िया काम का चला इसका। अब क्योंकि दिल्ली में कोई ताकतवर है नहीं, इसने कह दिया नहीं टैक्स देता, मेरा इलाका मैं राज करूंगा। ठीक है भैया, कर ले राज। क्योंकि दिल्ली वालों की इतनी हिम्मत नहीं कि वो इसको ये कहेंगे क्यों राज करेगा, कमजोर थे मुगल। ये आराम से बढ़िया तरीके से राज करने लगा। राज बढ़िया चलता गया। बाद में इसके बेटे लायक नहीं थे, तो इसका जो
बेटी का हस्बैंड था, यानी इसका दामाद था, वो इसने अपने मरने के बाद भाई ये मेरा राजपाट संभालेगा, दामाद को अपना हेड बना लिया। किसने? मुर्शिदाबाद के हेड ने, यानी मुर्शीद कुली खान ने सारी बागडोर दे दी अपने दामाद के हाथ में। अब ये दामाद जो है ना, ये लायक नहीं है, और लायक लोग लंबे नहीं टिकते। इससे लड़के दामाद के ऊपर अटैक किया, और दामाद की जगह एक आदमी नया आ गया जिसका नाम है अली वर्दी खान। अली वर्दी खान। इसने किसको हराया? दामाद। किसके दामाद को? मुर्शीद कुली खान। दामाद को हरा के और अपने आप गद्दी पे बैठ के, बाहर का आदमी था ये, मतलब इसके रिलेशन में नहीं था। अब ये गद्दी पे बैठ गया, इसने कहा कि भैया ये पूरा कामकाज अब मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। तो अली वर्दी खान अपने हिसाब से काम करने लग गया। इसने राजधानी भी बदल ली। इसने जो मुर्शिदाबाद थी ना, इससे ये उठा के राजधानी को मुंगेर ले गया था, मुंगेर। फिर कहते हैं बाद में फिर इसने मुर्शीद कुली खान की राजधानी में ही काम किया, बाद में लेटेस्ट स्टेज में, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे जानो। अली वर्दी खान बढ़िया कामकाज कर रहा था, इसका बेटा नहीं था, कुछ कहते हैं बचपन में ही गुजर गया था। इसकी 3 बेटियां थी, तो तीनों बेटियां चाहती थी कि भाई हमारे बेटों को इस बंगाल प्रांत का हेड बना दिया जाए, क्योंकि पिताजी का कोई बेटा तो है नहीं, तो हम तीनों में ही जो बेटे हैं ये लायक हैं, जो भी उसको पिताजी सौंप के जाएं। पिताजी को जो सबसे छोटी बेटी थी, इसका बेटा, सबसे छोटी बेटी का बेटा, यानी इनका जो सबसे छोटा देवता था, उसको इन्होंने कहा भाई ये बनेगा बंगाल का हेड, और वो जो बंगाल का हेड बनेगा उसका नाम है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। ये सिराजुद्दौला का इतिहास बता दिया मैंने कि वो कैसे बना, ठीक है। तो सिराजुद्दौला बंगाल का हेड है, बंगाल का नवाब है। ये नवाबी किससे मिली है? अपने नाना से। नाना कौन है इसके? अली वर्दी खान। अली वर्दी खान किससे लड़ा था? दामाद से। किसके दामाद से? मुर्शीद कुली खान के। मुर्शीद कुली खान को पहले किसने बैठाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब मरा तो मुर्शीद अलग हो गया, मैं स्वायत्त हूं, मैं इंडिपेंडेंट स्टेट हूं, मैं मुगलों के अधीन नहीं हूं। उसके मरने के बाद, उसके सामने नहीं, उसके 10 साल बाद, और फिर वो इंडिपेंडेंट हो गया, तो फिर उसने अपना राजपाट बढ़ाया, सूबेदार बन गया। फिर उसके लड़के लायक नहीं थे, दामाद को उसने मुखिया बना दिया, दामाद से लड़के और दामाद को हरा दिया क्योंकि वो नालायक था। किसने? अली वर्दी खान। अली वर्दी खान का कोई बेटा नहीं था, इसकी 3 बेटियां थी, सबसे छोटी बेटी का बेटा लायक था सिराजुद्दौला, तो इसने कह दिया यही बंगाल का मुखिया होगा। इसकी खुद की मौसियां और इनके बच्चे खूब लड़े इससे कि तू अकेला कैसे मालिक बनेगा, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतना पैसा आता है, यहाँ करोड़ों रुपए का बिजनेस था, करोड़ों रुपए का काम धंधा था यहाँ महीनों भर का, तो इस बहुत अमीर प्रांत था, इसलिए आपस में लड़ते लड़ते फाइनली कौन आ गया सामने? सिराजुद्दौला। तो बंगाल का नवाब कौन है? अब बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला। ये है बंगाल का नवाब। कैसे बना, ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये जो दौर चल रहा है, अब धीरे धीरे अंग्रेज हावी हो रहे हैं क्योंकि औरंगजेब मर चुका, लेकिन अभी उतने हावी नहीं है। 50 साल बंगाल आराम से निकाल गया। ये 1707 में मरा था, 1757, 50 साल हो गए। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बंगाल में, ये छुटपुट लड़ाई झगड़े तो भाई आपसी इनके घर परिवार के थे, बाकी बंगाल पे कोई असर नहीं आया। खेती बहुत अच्छी होती रही, बहुत बढ़िया यहाँ फसलें हुई, खूब कच्चा माल था, एक समृद्ध अमीर इलाका बंगाल, दिनों दिन रातों रात और प्रोग्रेस, बहुत अमीर बनता गया। 1757 में ये कह लो नजर लग गई, या अंग्रेज बहुत चालाक थे, उनकी नजर पे पड़ गई। उन्होंने देखा कि अब इंडिया में कोई बहुत ताकतवर राजा है नहीं। ये उनके सामने कैसे आ गया? क्योंकि 1739 में ईरान से नादिर शाह आया था, विदेशी, यहाँ आया, दिल्ली को खूब लूटा उसने। 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला, डरपोक, महानालायक मुगल था, उत्तर मुगल, कुछ नहीं कर पाया, दिल्ली को भी नहीं बचा पाया, और यहाँ से नादिर शाह कोहिनूर हीरा और अपना तख्ते ताउस लूट के ले गया। तो अंग्रेज जो है साइड में खड़े देख रहे थे कि अरे इंडियंस में इतनी भी हिम्मत नहीं बची। पहले तो ये बहुत चिल्लाते थे, चीखते थे कि हमारा राज, हमारा राज। अब ये इस लायक भी नहीं है कि अपने तख्ते ताउस को और कोहिनूर को बचा लें, यानी इनके अंदर खोखलापन है, इंडिया में कुछ है नहीं। और इसी का फायदा उठा के 1757 में इन लोगों ने सबसे पहले अटैक करने की सोची बंगाल, कि अगर बंगाल हमने लूट लिया ना, बंगाल पे हमारा कब्जा हो गया, तो फिर हमारे अमीर बनने का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि इनको भी तो पैसा चाहिए था, सेना चाहिए थी, हथियार चाहिए थे। अभी तो ये खाली हाथ बराबर है, कुछ ही तो लोग आए थे, सारी कंपनियों का मतलब था 217 साझेदार और कुछ 100 सैनिक, बस इतना काम था इनका। ये कोई यहाँ लड़ने मरने थोड़ी आए थे, ये तो हमारी कमजोरी थी, जिसका फायदा ये उठा गए और ये यहाँ राजपाट संभालने लग गए। नहीं तो ये राजा बनने नहीं आए थे, स्टार्टिंग में आए तो इनके दिमाग में नहीं था कि हमें राज करना है। तब यहाँ पे अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे आदमी थे, उनके सामने कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनके देश में हम राज कर लेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे ये बात इनको क्लियर हो गई कि इंडिया अंदर से खोखला है, कमजोर है। 50 साल सिर्फ नाम के कारण टिका रह गया। 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने टारगेट बनाया कि हम किसको अपने अधिकार में लेंगे? सिराजुद्दौला की प्रॉपर्टी को, मतलब बंगाल। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बंगाल में अपना टारगेट बना कि इसको हमें अपने अंडर लेना है। यहाँ लड़ाई करने के लिए पहुंच गए और मुट्ठी भर, कहीं लिखा 3100 सैनिक थे सिर्फ, और हमारी जो सिराजुद्दौला की सेना थी उसमें 50,000 सैनिक थे, ये इंडियन थे। और इसमें इनके थोड़े से सैनिक, 3000 क्या है 50,000 के सामने? कुछ भी नहीं कर सकते। 3000 आदमी 50,000 अगर सामने आ जाए तो, मतलब लड़ने की वैसी जरूरत नहीं है, हाथापाई भी करेंगे तो 3000 नहीं टिक सकते किसी भी तरह से, हथियार तो बहुत दूर की बात है। लेकिन फिर भी बहुत शर्म की बात है कि इंडिया हार गया। 50,000 आदमियों की सेना हार गई 3000 से। ये सुन के तुम्हें लगेगा ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि इस मिट्टी में बहुत सारे गद्दार थे।
ये लड़ाई असलियत में हुई ही नहीं थी। कुछ घटिया लोगों ने, जिनमें जगत सेठ का नाम आता है जो खुद एक हिंदू था, और एक नाम आता है मीर जाफर का जो मुसलमान था। अब तुम ये देख लो, गद्दारी के एग्जाम्पल हिंदुओं में भी भरे पड़े और मुसलमानों में भी। ऐसा नहीं कि कोई एक कौम गद्दार है, गद्दार तो हर जगह मिल जाएंगे आपको। ये दोनों इतने घटिया थे, जगत सेठ और मीर जाफर, कि ये लास्ट मोमेंट पे, मीर जाफर तो सेनापति था, इसके ऊपर सब कुछ, सारा दारोमदार इसके ऊपर छोड़ रखा था सिराजुद्दौला ने, क्योंकि ये क्या था, सेनापति, इसके हाथ में था सब कुछ। लेकिन इसने अपनी सेना को सिराजुद्दौला के फेवर से हटा के और अंग्रेजों के फेवर में कर लिया। और ये कानो कान खबर नहीं हुई सिराजुद्दौला को, जब वो पूरे मैदान में, भरे मैदान में पहुंचा। ये लड़ाई हुई थी प्लासी में, प्लासी का युद्ध कहलाता है ये। जब ये यहाँ पहुंचा, अच्छा ये क्यों हुआ इसके कारण बता दूं मैं। सिराजुद्दौला को क्या जरूरत पड़ी 50,000 आदमी लेके जाने की, इसका कारण भी सुन लो। जो ये दौर चल रहा था ना 1756 से 1756 से, ये यूरोप में ना एक लड़ाई छिड़ गई, हमारे यानी यूरोप का युद्ध। और ये युद्ध चला 7 साल तक, तो यानी 1756 से 1763 तक लगातार युद्ध होते गए, यूरोप में हो रहे हैं। भाई हमसे क्या मतलब, हमारा क्या मतलब यूरोप से। लेकिन यूरोप के युद्धों में इन्वॉल्व है ब्रिटेन और फ्रांस और इस तरह की कंपनीज। तो वो सेम युद्ध वहां तो लड़ ही रहे हैं, अब वो इंडिया पे भी नजरें गड़ाए बैठे हैं। तो वो सोच रहे हैं इंडिया में कहीं फ्रांस मुझे मारे, फ्रांस सोच रहा है कहीं ब्रिटेन मुझे मारे, तो जो मेरा इलाका है ना उसको मुझे किलेबंदी कर लेनी चाहिए। तो मैं याद है मैंने कल बताया था कि इन लोगों ने धीरे धीरे करके कैसे इंडिया को छीना था। मद्रास देखो लीज पे लिया था, वेंकटप्पा याद हो, दमरेला वेंकटप्पा एक छोटे से लोकल राजा से बोले तेरी ये प्रॉपर्टी खाली पड़ी है, हम टैक्स दे देंगे, तू ये हमारे नाम मतलब हमें लीज पे दे दे। और फिर उससे लीज पे लेके मद्रास बसा दिया था फ्रांसिस डे ने, कल मैंने सारी कहानी बताई थी। फिर वहां इन्होंने सेंट जॉर्ज करके एक किला बना लिया था जो मद्रास में इनका हेडक्वार्टर था। फिर इनको बंबई देखो दहेज में मिल गया था। इन्होंने जो ये था ना अपना औरंगजेब, इसके सूबेदार से बहुत पहले कभी, और 3 गांव बताए थे मैंने, सुल्तानती और कालीकट और इस तरह का, इन गांवों की जमींदारी ले ली थी। यानी ये 3 इलाके बना चुके थे, एक बंबई में, एक मद्रास में जिसका जब कहते हैं, और एक कलकत्ता में। फोर्ट विलियम इन्होंने अपना किला बनाया कलकत्ता में। तो जब इनकी लड़ाई शुरू हुई ना वहां यूरोप में, तो इनके मन में आया कि यार यूरोप में तो लड़ाई हो रही है, कहीं इंडिया में भी लड़ने लग जाए। तो ये अपनी अपनी सेफ्टी के लिए जो प्रॉपर्टी इन्होंने बनाई थी, मान लो यहाँ बना ली थी, एक यहाँ बना ली, एक यहाँ बना ली, ये तो बड़ी प्रॉपर्टी है, छोटी छोटी ढेरों। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने किलेबंदी स्टार्ट कर दी, मतलब उसके अंदर हथियार रखने लग गए, उसमें अपनी लड़ाई झगड़े के सामान जो अस्त्र शस्त्र हैं बढ़ाने लग गए। बंगाल में, सबसे पहले बंगाल में, तो बंगाल का सिराजुद्दौला बोला भाई तुम्हें हम लोगों ने ये जो जगह दी थी ये व्यापार के लिए दी थी, तुम ये यहाँ किलेबंदी क्यों करो, हटाओ इस किलेबंदी को। तो बोले नहीं हटाते, मतलब राजा से पंगे लेना सीधे कि नहीं हटाते। सिराजुद्दौला ने कहा देखो भाई तुम्हें हम लोग अपने इलाके में रख रहे हैं, ये इलाका हमारा है, हमारी मर्जी चलेगी, और किलेबंदी यहाँ अलाउ नहीं है। कंपनी ने कहा आपको जो करना है कर लो, हम तो किलेबंदी करेंगे। 1756 से पहले, कुछ पहले स्टार्ट हो गया था ये, और फिर 1757 में जाके ये युद्ध हुआ। ये जून की घटनाएं बता रही हूँ मैं, जो तुम्हें बता रही हूँ, इस तरह से युद्ध हुआ, पृष्ठभूमि है ये। तो अब सिराजुद्दौला ने अपनी फौज भेजी, बोला इनको भगा दो यहाँ से। तो जो इनका वो कॉलेज वो था ना, एक छोटा सा किला, इसका नाम था फोर्ट मतलब किला, फोर्ट विलियम, यहाँ सेंट जॉर्ज था नीचे, यहाँ भेज के उसने अपने सैनिक, और जो 10, 20, 50, 100 अंग्रेज होंगे कुछ, उनको मारा पीटा भगा दिया और बोले हमारा है। यानी इस पे कब्जा किसने कर लिया, सिराजुद्दौला ने। इस बात से चिढ़ गए पीआईसी वाले कि अच्छा इनकी इतनी हिम्मत हो गई। क्लाइव ने घोषणा की कि अब जैसे क्लाइव आया अपनी सेना लेके कि ऐसे कैसे हमारे इस फोर्ट पे कब्जा कर लिया, और अगले साल उसने, जैसे 5-6 महीने चला सिराजुद्दौला का कब्जा, अगले साल 57 के स्टार्टिंग में उसने कब्जा फिर ले लिया कि हमारा है। अब ये आमने सामने की टक्कर हो गई, सिराजुद्दौला कह रहा है निकलो, और ये कह रहे हैं ये हिस्सा हमारा है, नहीं निकलेंगे। तो लड़ाई होना लाजमी, लड़ाई होगी। तो लड़ाई का कारण ये था जो मैंने बताया, किलेबंदी, इलीगल तरीके से। तो अब फिर सिराजुद्दौला ने कहा ठीक है भाई तुम हमारी प्रॉपर्टी में बैठे हो, तो अब तुम्हारी काट मचेगी और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो कहां लड़ाई होगी, प्लासी में। प्लासी का युद्ध कहलाता है ये। यहाँ जो मुगल के बाद जो जैसे ये जो बचे हुए लोग थे, ये अपनी सेना लेके पहुंच गया। कौन, सिराजुद्दौला, एक बड़ी सेना है, इसको कोई डर नहीं है, इसके मन में अंश मात्र भी नहीं है कि मैं हारूंगा, कोई मतलब ही नहीं है हारने का। जानता है कि मेरी सेना जाएगी और इनको मिनट में भगा देगी वहां से। ये है ही क्या, 3-4 हजार आदमी। बल्कि अगर मैं आपको सच बताऊं तो लंदन की लाइब्रेरी से एक लेटर मिला था, राजीव दीक्षित जी का नाम आप सब जानते होंगे ना, उन्होंने पढ़ के बताया था वो लेटर, कि उन्होंने पढ़ा है वो लेटर, वहां होगा आर्काइव्स में। और उस लेटर में लिखा था कि लॉर्ड क्लाइव ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक लेटर लिखा महारानी ब्रिटेन को, और बोले हमारे पास सिर्फ 300 सैनिक थे और इनके 50,000, और हमारे 349,000 पे हावी पड़े। ये साफ सीधी दिखती बात है कि लड़ाई हो ही नहीं सकती। 300 आदमी 50,000 आदमी कैसे हरा देंगे, किसी भी सेंस में नहीं हरा सकते जब तक कि गद्दारी करने वाले लोग ना हो। तो इस प्लासी के युद्ध में असलियत ये है कि लड़ाई हुई ही नहीं। लड़ाई से पहले ही ये जो सेना थी ना 50,000 की, ये सब दिख तो इधर रही थी, लेकिन असलियत में ही अंग्रेजों का साथ देने वाली थी। तो जैसे ही इसने कहा आक्रमण, सिराजुद्दौला ने, कोई नहीं हिला, सेना खड़ी रही। इसने फिर दोबारा चिल्ला के कहा आक्रमण, तो कोई हिला ही नहीं। इसने देखा मीर जाफर की तरफ, तो मीर जाफर के चेहरे पे एक कुटिल मुस्कान थी। ये समझ गया कि मीर जाफर बिक चुका, और इसने तुरंत से, जैसे इसके कुछ खास आदमी थे 8-10, उन्होंने इसके चारों तरफ घेरा बनाया कि इसको ना मार दे, और तुरंत ये मैदान में से वापस आ गया, क्योंकि जानबूझ के मरने में क्या रखा था। इसने देख लिया कि सामने वाले भी मेरे विरोधी और मेरी अपनी सेना भी, सेना वही करती है जो सेनापति चाहता है।
वापस आ गया। मीर जाफर ने पहले से अपने बेटे को, जो इसका महल था ना सिराजुद्दौला का, वहां तैयार कर रखा था कि वो एकदम बौखलाया हुआ आएगा और तुरंत अपने महल में घुसेगा। जैसे ही वो घुसेगा, दरवाजे के पीछे मीर जाफर का लड़का तैयार बैठा था। जैसे ही वो घुसा, पीछे से उसकी गर्दन पे वार किया और गर्दन धड़ से अलग कर दी। तो यानी सिराजुद्दौला को बिना बात मार डाला गया, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं। लेकिन इतिहास की किताबें ऐसा नहीं बताती, क्योंकि इतिहास में लिखा गया है कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया, जबकि रियलिटी ये है कि कोई युद्ध हुआ ही नहीं था। किस आदमी की गद्दारी थी ये? मीर जाफर। इस मूर्ख को गद्दारी करके क्या मिला वो भी सुन लो। इसको अंग्रेजी इस कंपनी ने पहले लालच दे दिया कि तू नौकर है, सेनापति नौकर होता है, इसको समझा रहे हैं। अब तूने इसको हटवा दिया ना, इसको मरवा दिया, तो इसकी गद्दी पे तू बैठेगा, यानी बंगाल का हेड तू बनेगा। अब ये मूर्ख आदमी, जिसको इतनी अकल नहीं है कि BIC वाले मुझे क्यों ऐसे बैठने देंगे और क्यों आराम से बैठने देंगे। अगर बैठा भी देंगे तो कुछ ना कुछ अपना फायदा देखेंगे ना। भाई विदेशी पागल तो है नहीं कि तुझे लड़वा रहा है, कुछ अपना फायदा देख के तो तेरे पास आया होगा। तो मीर जाफर बन गया बंगाल का नवाब। लेकिन ये बंगाल का नवाब बनने के बाद इसकी समझ में आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। क्यों? क्योंकि बंगाल के नवाब को, बंगाल को क्या कहते हैं? कामधेनु गाय कहते हैं। इसके बाद प्लासी के युद्ध के बाद इस बंगाल से 1 करोड़, उस टाइम में 1757, कितनी पुरानी बात है आप सोच लो, लगभग 200 साल, लगभग 200 प्लस साल, क्योंकि 1957 भी जा चुका। 1 करोड़ 77 लाख रुपए लिए बंगाल से, यानी मीर जाफर से। किसने? कंपनी ने। 1 करोड़ 77 लाख कंपनी ने लिए कि हमारा जो नुकसान हुआ इस लड़ाई में, 3000 आदमियों में तुम्हारा इतना नुकसान हो गया, 1 करोड़ 77 लाख रुपए लिए। इसके बाद 20 लाख रुपए लिए क्लाइव ने, अपने पर्सनल। क्लाइव जो इन सबका मुखिया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को संभाल रहा था। और कहते हैं हर आदमी ने, जो कंपनी का छोटे से छोटा नौकर भी था ना, वो भी गया और इससे पैसे खा के आया कि पैसे निकाल, 10 लाख रुपए दे, 5 लाख दे, 2 लाख दे, 1 लाख। और ये मूर्ख था क्योंकि गद्दार था, तो गद्दार आदमी के मन में हमेशा डर रहेगा ना। इसने कहते हैं 3 करोड़ रुपए लुटा दिए थे बंगाल की हार के बाद। तो खजाना खाली कर दिया था इसने, 3 करोड़। लेकिन बंगाल अमीर था, फिर दोबारा भर गया। 3 करोड़ रुपए छोटे नहीं होते। आज से 200-250 साल पहले 3 करोड़ की क्या वैल्यू थी? आज भी अगर आपके पास 3 करोड़ है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जीवन काट सकते हैं। ये उस टाइम के 3 करोड़ थे, तो कितना वैल्यूएबल था। ये बंगाल का नवाब जो है कठपुतली है। इस बंगाल को कामधेनु गाय कहा गया। जिसको दिक्कत हो, कोई भी जाओ सीधे बंगाल के नवाब से पैसे निकाल के ले आओ। ये ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है और कोई नहीं। यानी इंडियंस का पैसा लूट के अपनी जेबें भर रहे हैं और अपने देश में भेज रहे हैं। कौन लोग कर रहे हैं ऐसा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। 2-3 साल बाद मीर जाफर को लगा यार मैंने सच में गलती कर दी, और ऐसा क्या नवाब हूं मैं, मेरी मर्जी से कुछ चलता ही नहीं, सब कुछ इन अंग्रेजों की मर्जी से चलता है, और ये दिखावटी नवाब की गद्दी में मुझे बैठा दिया। अब ये चिक चिक करता, इससे पहले अंग्रेज भाप गए कि अच्छा हमारी बिल्ली हम ही से मैं हूं, हमने इसको बनाया हेड और अब ये हमें आंखें दिखा रहा है, इसको हटा दो। और इसको हटा, देखा गद्दार आदमी के साथ क्या होता है। इसके बाद बना दिया मीर कासिम को। मीर कासिम शुरू में तो कठपुतली ही था, लेकिन मीर कासिम थोड़ा सा तेज दिमाग था। मीर कासिम ने सबसे पहले अपनी राजधानी बदली। सबसे पहले इसने कहा राजधानी इनके ज्यादा पास पड़ती है, रोज आके बैठते हैं, कभी लाख निकालो, कभी 2 लाख, कभी 5 लाख, कभी 10 लाख, रोज डराते हैं, तो पहले तो राजधानी उठा के इतनी दूर कर दूं कि इनको रोज आने में दिक्कत हो। इसने सबसे पहला काम क्या किया? इसने राजधानी का परिवर्तन कर लिया। इतनी दूर तो बना ही लूं कि रोज आने में शर्माए कि रोज 100-150 किलोमीटर कैसे जाएगा। तो राजधानी पलट ली, बहुत अच्छा काम किया। अब मीर कासिम धीरे 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 इनको जैसे आंखें दिखाने लग गया, कोशिश करने लग गया। तो जो ये बंगाल का इलाका था ना, याद करो फर्रुखसियर एक मुगल बादशाह था, उत्तर मुगल, जिसको बीमारी हुई थी, जिसकी बीमारी ठीक की थी अंग्रेजों के एक डॉक्टर ने, और उसने बीमारी ठीक करने के बदले कहा था कि बंगाल में तुम टैक्स फ्री व्यापार कर लो, यानी तुम्हारे व्यापार पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। याद होगा ना आपको ये। अब इसने कहा कि भैया टैक्स देना पड़ेगा। मीर कासिम ने कहा आप कंपनी है, ठीक है, आपका टैक्स फ्री हुआ था कुछ दिनों के लिए, लेकिन अब आपको टैक्स देना पड़ेगा, 9% का टैक्स। यानी अगर तुम 100 रुपए कमाते हो तो 9 रुपए तुम मुझे दोगे। तो कंपनी ने कहा अच्छा, तो इसको पैसे देने पड़ेंगे, हम यहाँ पैसे कमाने के लिए आए हैं या पैसे देने के लिए? इन्होंने कहा नहीं देते पैसे। मीर कासिम जानता था कि कंपनी के ऊपर हावी होना मुश्किल है, ऐसे कहा ठीक है मत दो, कोई बात नहीं, मैं भारतीय कंपनियों का टैक्स माफ करूंगा। ये तो मेरे हाथ में है ना, जो भारतीय कंपनी है, जो भारतीय कारीगर है, इनका टैक्स माफ करूंगा। भाई तुम्हारा भी तो माफ कर रखा है, मैं भारतीयों का माफ कर दूंगा। इससे क्या होगा? इससे भारतीयों की चीज भी सस्ती हो जाएंगे, तुम्हारी चीज भी सस्ती, कंपटीशन होगा, जिसकी चीज बढ़िया वो बिक जाएगी। अंग्रेज ये अच्छी तरह जानते थे कि भारतीयों के सामने ये टिक नहीं पाएंगे। ये एक फैक्ट है कि इंडियन जो सामान था ना, वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा था अंग्रेजी सामान के सामने। हमारे कपड़े की बात कर ले, हमारे जूतों की बात कर ले, हम इंडिया में बेस्ट सामान का प्रोडक्शन करते थे, बेस्ट उस टाइम पर। आज हमें लगता है इंडियन सामान घटिया, लेकिन एक टाइम था जब विदेशों में हमारे सामान की डिमांड थी। तो इन्होंने कहा अगर इंडियंस का टैक्स फ्री हो गया, मान लीजिए एक जोड़ी कपड़े का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर भारत का कपड़ा 1 रुपए का है और अंग्रेजों का कपड़ा भी 1 रुपए का है, तो लोग भारत का कपड़ा खरीदेंगे, क्योंकि वो ज्यादा लंबा टिकेगा, वो हाथ से बनाया, हथकरघे से बनाया कपड़ा है, जबकि ये मशीनी कपड़ा है। हाथ के कपड़े की वैल्यू ज्यादा होती है ना हमेशा। आप आज भी देखो कुर्ता पजामा लेने जाओ,
सिंथेटिक टाइप का कोई भी कपड़ा ले लो, मशीन से बना हुआ सस्ता, लेकिन आप एक ढंग का अच्छा खादी का कुर्ता पजामा सिलवाएंगे तो आपको 4 से 5 हजार रुपए मिनिमम है। अच्छी क्वालिटी में तो आप चाहे 50 हजार का कुर्ता पहन लो, आपको भी पता नहीं हो क्योंकि स्टूडेंट्स हैं। एक अच्छा कुर्ता पजामा जो सच में इसको ओरिजिनल खादी कहते हैं ना, वो अच्छी क्वालिटी का जिसको ठीक ठाक लोग पहनते हैं, वो 8 से 10 हजार से कम में नहीं बनता। जो ओरिजिनल खादी है, नकली वाली नहीं, ओरिजिनल खादी। इतना महंगा, क्वालिटी भी तो होती है। आप ये देखो, लगभग नेता हमेशा खादी के कपड़े पहनते हैं। खादी बहुत महंगी है, बहुत ज्यादा महंगी। तो इंडिया के सामान की अगर वैल्यू उस मशीनी सामान जितनी होगी तो लोग इंडिया का सामान खरीदेंगे। ये बात ये लोग जानते थे, इसलिए इन्होंने कहा अच्छा ये राजा तो ज्यादा ही सिर पे चढ़ने लग गया, हमें अगर हम टैक्स नहीं दे रहे तो हमें बर्बाद करने के लिए अपने इंडियंस के सामान की बराबरी करवा रहा है। तो उन्होंने कहा इसके ऊपर अटैक करेंगे, इसको हम खत्म करेंगे। यानी मीर जाफर को तो, कठपुतली को तो हटा ही दिया था, इसको बनाया तो इसने फिर अपनी दिखाया कि मैं तो इंडियन हूं, इंडियंस के फेवर में आऊंगा, मैं तुम्हारा नुकसान थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो अपने लोगों का, अपनी जनता का टैक्स माफ कर रहा हूं, मेरी जनता लायक है तो इनका सामान बिकेगा। ये कहीं ना कहीं उनको टॉन्ट करना था ना कि तुम्हारा सामान बढ़िया नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा कि इसके ऊपर अटैक किया, इसको भागना पड़ा। वापस उन्होंने उस कठपुतली को यहां बैठा दिया, मीर जाफर। इस मीर जाफर के देखो कोई रीढ़ की हड्डी है कि नहीं है, कितना बेशर्म आदमी है कि पहले इसको लात मार के निकाला तो ये दोबारा भी आ गया। इसका अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, इसका कोई अपना स्टैंड नहीं था। कोई शर्म वाला आदमी हो जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट हो तो वो मना कर दे कि मैं नहीं बैठता, तुम यार तुमने रोज रोज का मजाक लगा रखा है क्या। लेकिन इसकी कोई इज्जत ही नहीं होगी, अपने मन में भी नहीं होगी, तभी गद्दारी कर गया, वरना गद्दारी ना करता। तो अब क्या हुआ, मीर जाफर जिसकी कोई आइडेंटिटी ना के बराबर है, मीर कासिम जो है उसने प्लान किया कि भैया ये तो गलत तरीका है और मैं यहाँ से ऐसे भाग के, मैं कोई डरपोक आदमी थोड़ी हूं कि बैठ जाऊंगा। इसने प्लान किया कि मैं लड़ूंगा इन अंग्रेजों से, लेकिन अकेले से बात नहीं बननी। अकेला तो सिराजुद्दौला भी लड़ा था, गद्दारी के कारण हार गया। अब इसने प्लान किया कि मैं लड़ूंगा, यानी बंगाल लड़ेगा। एक बहुत ताकतवर इलाका था अवध, यूपी का इलाका, इसके राजा से जाके मिला। इसके यहाँ नवाब था मुस्लिम। और तीसरा मुगल, जो कहने को तो कमजोर हो गए थे लेकिन फिर भी नाम बड़ा था ना। अभी इनके बाप दादाओं का नाम थोड़ा बहुत तो रुतबा रौब था ही, 57 की क्रांति तक रौब छोटा मोटा ही सही लेकिन था इनका। तो बंगाल से कौन आ गया हमारे सामने अब, बंगाल में ये जो था मीर कासिम। सिराजुद्दौला तो पहले प्लासी में मारा जा चुका, मीर कासिम। अवध का नवाब इन्होंने लिया शुजाउद्दौला। ये सिराजुद्दौला नहीं है, वो बंगाल का था, पहले मर चुका। ये शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला। और मुगल बादशाह, बस कहने का बादशाह, कोई बादशाह नहीं है ये, बस नाम है इसका, शाह आलम सेकंड, शाह आलम द्वितीय भी कह देते हैं इसी को। ये तीन आ गए, यानी यूपी, बंगाल और दिल्ली से शाही सेनाएं इकट्ठी हो गई और ये तीनों सेनाएं अब लड़ने को तैयार है। यहां से सेना आई, यहां से सेना आई और यहां से, ये तीनों, ये काफी बड़े बड़े हैं तीनों मिला के, बहुत बड़े स्तर पे सेना इकट्ठी हो गई। अंग्रेजों के पास भी अब सेना है क्योंकि अंग्रेज 1757 की लड़ाई जीत चुके हैं। और याद करो उन्होंने प्लासी के युद्ध में कितना सारा पैसा कमा लिया था, करोड़ों रुपए खा गए थे ना, फिर उनकी सेना भी ले ली। अब इनके पास भी सेना है और अब ये डट के लड़ने के लिए आए हैं। और अंग्रेज एक बात को मन में सोच के आए हैं कि अगर आज हमने ये हरा दिया ना तो इस भारत पे हमें राज करने से कोई रोक नहीं सकता। आज की लड़ाई हमारे लिए डू और डाई है, या तो हम लड़के जीतेंगे और नहीं तो हम मरेंगे। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सोच रही है। ये तीन सेनाएं भी यही सोच के आई हैं कि इनको आज हमें उखाड़ के फेंक देना है, नहीं तो ये सारे भारत पे छा जाएंगे। अगर आज हमने इनको टिकने दिया ना तो ये पूरे भारत को खा जाएंगे। कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। यानी हमारे भारतीय लड़ रहे हैं यहाँ से भगाने के लिए और वो लड़ रहे हैं यहाँ बसने के लिए। दोनों की लड़ाई का टारगेट एक है, इंडिया को एक का बचाना और एक का इंडिया को लूटना। टारगेट तो एक ही है ना, इंडिया। अब क्या हुआ, इन तीनों की सेनाएं शाही सेना कहलाती हैं ये सारी, कि भाई सारे बड़े बड़े राजा थे। शाही सेना एक तरफ और इनके सामने लड़ने के लिए आ गई है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब तीनों सेनाएं इकट्ठी हैं। ये शुजाउद्दौला ना, अगर आपने पानीपत मूवी देखी होगी, अभी पीछे एक मूवी आई थी ना पानीपत, याद हो आपको, पानीपत की तीसरी लड़ाई पर बेस्ड थी। और उस मूवी में दिखाया गया था एक मोटा सा आदमी था और उसकी आवाज में घरघराहट टाइप की थी, मतलब बहुत अजीब सा ढुलमुल टाइप का कैरेक्टर था, जिसने पहले मराठों को कहा मैं तुम्हारा साथ दूंगा 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई में, लेकिन फिर मिल गया था अहमद शाह अब्दाली के साइड में जाके। तो वो कोई बहुत अच्छा राजा नहीं था, इसने मराठों को छोड़कर अब्दाली की टीम में शामिल हो गया था। ये अब्दाली विदेशी, अफगानिस्तान से आया एक आदमी, मारकाट करने, दिल्ली को लूटने, और उसके साथ जाके खड़ा हो गया खुद हमारे यूपी का एक बड़ा राजा। तो ये बेहद शर्मनाक है और इसीलिए इंडियंस बेवकूफ कहलाते हैं कि इनके पास ताकत थी, इनके पास सेना थी, संसाधन थे, लेकिन ये मूर्ख आपस में ही लड़ते रहते थे। कभी कोई दिल्ली वाले से लड़ रहा है, कभी कोई महाराष्ट्र वाले से लड़ रहा है, कोई बंगाल वाले से। अब ये तीन इकट्ठे हैं, लेकिन अब बीईआईसी के सामने टक्कर इनको भारी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बीईआईसी अब इनको हरा देगा, शाही सेना हार जाएगी। ये युद्ध गद्दारी पर बेस्ड नहीं है, ये युद्ध सच में युद्ध हुआ था और ये बहुत बड़ी, ये मान लीजिए कि बीईआईसी की सबसे बड़ी जीत है पहली। प्लासी तो झूठी जीत थी, वो तो लड़ाई हुई नहीं थी, गद्दारी थी उसमें, लेकिन अब सच की जीत है और ये 1764 की घटना है, जिसे आप कह देते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, इस युद्ध में बुरी तरह हारी शाही सेना। मीर कासिम बंगाल से पहले ही जानता था कि मेरे पीछे ये पड़ जाएंगे, बीईआईसी वाले छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि 9% वाली बात से वो पहले दुखी थे। मीर कासिम कहते हैं यहाँ से भाग गए, कहीं कहीं लिखा इनकी हत्या हो गई, यानी दो बच गए। कौन कौन? एक अवध का शुजाउद्दौला जिसने पहले भी गड़बड़ कर रखी है,
भाई अपने भारतीयों का साथ नहीं दिया मराठों का, जब लड़ाई हुई पानीपत में किसका साथ दिया था? अब्दाली का, विदेशी का। और शाह आलम द्वितीय जो कि दिखावटी बस मुगल बादशाह है, जिसकी औकात सच में तो एक राजा बनने की भी नहीं बची, क्योंकि ये उत्तर मुगल है, ताकतवर नहीं है। इन दोनों को बुलाया गया और इलाहाबाद में एक संधि रखी गई। इलाहाबाद की ये संधि क्या करेगी देखना। इलाहाबाद में बुलाया गया इन दोनों को, तो दोनों अपना इलाहाबाद में खड़े हैं। कौन कौन? ये पेपर में आती है इलाहाबाद की संधि 1765 की। इलाहाबाद की संधि, मैं आपको बहुत सारी संधियां साथ साथ बताती हूँ। पुरंदर की संधि बताई हुई है तुम्हें, वो भी शिवाजी और इनके बीच हुई थी ना, जो अपने जयसिंह थे औरंगजेब के, उसमें वो 1765 की, ठीक है, 1765 में। ध्यान से सुनना, ये संधि दो पार्ट में हुई, ए और बी। एक संधि हुई है अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। शुजाउद्दौला भी एक अच्छा आदमी नहीं है अगर इसको ओवरऑल पढ़ें तो, क्योंकि जो इंडियंस का साथ ना देके अब्दाली का साथ दे रहा था, उसमें कहीं ना कहीं तो गड़बड़ थी ना, गद्दारी तो इन्होंने देश के साथ पहले भी कर रखी थी। शुजाउद्दौला से इसने कहा, क्योंकि ये कहाँ का है? अवध का, कि भाई तू बिना बात लड़ने आया ना, अब इसका नुकसान तुझे उठाना पड़ेगा। पहला 50 लाख रुपए लगेंगे, तो 50 लाख रुपए कंपनी को देगा, प्लस इसका एक किला था बहुत बढ़िया, चुनार का किला, ये कंपनी का बन गया। देखो याद करो, पहले कंपनी ने अपना फोर्ट बनाया था विलियम सेंट जॉर्ज, अब कंपनी को एक बहुत बढ़िया किला मिल गया, चुनार का किला। किससे मिला ये मिला अवध के शुजाउद्दौला से। क्यों? क्योंकि वो लड़के हारा था, तो हार का बदला तो देना पड़ेगा। 50 लाख रुपए कैश और चुनार का किला। दूसरा पॉइंट, इसको कहा कि कड़ा प्लस इलाहाबाद, जहां ये संधि है, ये कंपनी के हैं आज के बाद, तेरे नहीं है ये इलाके कंपनी के हैं। इसके अलावा ये कह दिया इससे अवध से, थर्ड पॉइंट यहां लिखती हूँ, कि अब के बाद अंग्रेजों की एक सेना तेरे इलाके में रहेगी, उनका रहना खाना पीने का खर्चा, जो कि बहुत महंगा पड़ता था, सब तेरा है। सेना पलेगी हमारी, खर्चा करेगा तू, और इसको हाँ करना पड़ा। चौथा, ये कहा कि अब के बाद कभी भी गड़बड़ होने पर, हमें जरूरत पड़ने पर तू हमारी मदद करेगा, यानी बिना चाहते हुए मदद करनी पड़ेगी। ये सब तरह से देखो इसके हाथ बांध दिए, नहीं चाहेगा तब भी लड़ना पड़ेगा। इसका खर्चा होगा, सेना पलेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसका किला हाथ से गया, बहुत बढ़िया किला, 50 लाख का कैश गया, और एक तरह से लुट गया पूरी तरह से, क्योंकि कड़ा और इलाहाबाद से बहुत पैसा आता था, तो ये भी किसने छीन लिए? कंपनी ने। तो एक तरह से कमजोर बना दिया अवध को। जो ये शाही सेना आई थी शाह आलम द्वितीय की, इसको कहा कि भैया तुम दिल्ली में बैठे रहो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम जो ये पूरे इंडिया से टैक्स वसूलते थे ना, तुम्हारे बाप दादा परदादा, क्योंकि वो मुगल थे, पूरे इंडिया का टैक्स उनके पास आता था, तो ये कहा कि अब के बाद दिल्ली के बाद जो ये इलाका ना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सब की दीवानी, यानी पैसे इकट्ठे करने का काम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी। तेरा कोई किला नहीं चाहिए, तुझसे कुछ कैश नहीं चाहिए, लेकिन अब के बाद, आज के बाद, 1765 के बाद जितना पैसा रेवेन्यू में आएगा, कर में आएगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का, वो सारी दीवानी हमारी। यानी करोड़ों रुपए का बिजनेस हर साल का ऐंठ लिया कंपनी ने। किससे? शाह आलम द्वितीय से। और वो कुछ नहीं कर पाया। अवध से भी इलाके छीने, कौन कौन से? एक कड़ा और एक इलाहाबाद वाला, और इनका एक किला छीना चुनार का, और 50 लाख अपनी सेना रखी, खर्चा इनका, और मदद करेगा जब चाहेंगे। उस बड़े जो कहने को शाही था, उसे कहा कि तू ये 3 इलाके तक की पूरी बेल्ट में जितना पैसा आएगा सब कुछ हमारा। अब सोचो अमीर होने का कितना बढ़िया रास्ता है ना, फ्री में एक साल में करोड़ों रुपए की इनकम हो गई। सेना फ्री में किसका खाएगी? अवध का। सेना तो ये पालेगा, खर्चा सारा इसका, और सेना पलेगी उनकी, और हर साल करोड़ों रुपए की इनकम बंद गई, जो बंद नहीं की जा सकती, नहीं तो फिर उसके ऊपर अटैक कर देंगे शाही के ऊपर। तो अब ये लगा लो कि ये विदेशी जिनका 1 रुपए का योगदान नहीं था, जो हाथ जोड़ते कभी जहांगीर के टाइम में आए थे, परमिशन मांगते नजर आते थे, जिनको मैसूर के हैदर अली ने भगा दिया था, जिनको औरंगजेब ने निकाल दिया था, कहा था दिखाई मत देना, आज उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो भारत से करोड़ों रुपए का टैक्स लेने के हकदार बन गए, और हमें देना पड़ा, हमें टैक्स देना, इनके हाथ में देना पड़ा कि भैया तुम लोगे सारा पैसा जितना भी आएगा। अब ये एक्सप्लॉयटेशन करेंगे और धीरे धीरे करके एक बहुत ताकतवर सेना खड़ी कर लेंगे, और इसीलिए 1767 में मैसूर पे अटैक करेंगे, जो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। फिर देखो ये पूरा हिस्सा इनका हो गया। फिर मैसूर याद करो, आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ाए थे, याद होंगे ना, कि 1767 से 69, 80 से 84 हैदर अली 82 में मारा गया। फिर 90 से 92 टीपू सुल्तान हारा उसके बेटे और उसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में, और उससे करोड़ों रुपए लिए, कितने करोड़ रुपए जमा करा, चौथी में उसका मर्डर कर दिया, ये भी इनका हो गया। फिर 3 युद्ध लड़े गए महाराष्ट्र के साथ, आंग्ल मराठा युद्ध, उसमें मराठों पे इनका कब्जा हो गया। उसके बाद निजाम तो इनके चाटुकार थे ही, कर्नाटक इनका था, मद्रास इनका था, ये सब दक्षिण इनका हो गया। और फिर इन्होंने आंग्ल सिख युद्ध लड़के और ये पंजाब की बेल्ट भी अपने में ले ली। तो इस तरह करते 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 आने वाले 100 साल के अंदर, 100 साल से पहले पूरा इंडिया इनका गुलाम था, कंपनी के अंडर आ गए थे हम पूरी तरह से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चल रहा था, क्योंकि सिख इलाका इनका हो गया था, दिल्ली से लेके ये बंगाल तक का पूरी बेल्ट इनकी थी। और अगर दक्षिण की तरफ देखें तो निजाम इनके चाटुकार पहले से थे, कर्नाटक इनका संगी साथी था, हैदराबाद वाले इलाका पूरा इन्हीं का था, मैसूर इन्होंने अटैक
और मराठे भी इनके अंडर आ गए। तो पूरे भारत पर आने वाले दौर में किसका राज दिखाई दिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये प्लासी और बक्सर शुरुआत थी। इससे पहले किसी की औकात नहीं थी कि इंडिया के ऊपर अटैक करते, लेकिन इन लड़ाइयों ने इंडिया आने का रास्ता खोल दिया। एक छोटी सी लड़ाई, ये सोचो 1707 तक हमने लड़ाई नहीं पढ़ी क्योंकि औरंगजेब जिंदा था। उसके मरने के 50 साल बाद तक भी उसके नाम का डर था, लेकिन 57 में एक लड़ाई छोटी सी प्लासी में हरा के या मान लो गद्दारी करवा के, और फिर 64 की बक्सर, और उसके बाद ये रुके ही नहीं। फिर ये पूरे भारत को अपने इन्होंने अंडर ले लिया और भारत को जितना चाहा उतना पैसा व्यापार के नाम पे अपने देश में भेजा। कैसे आए थे और क्या बन के यहाँ राज करने लगे? इन सब का कारण हमारी अपनी आंतरिक कमजोरियां हैं। हम ना पहले गलती करते। अब्दाली ने, सोचो जरा, अब्दाली विदेशी ने 1761 में एक विदेशी ने मराठे हरा दिए। मराठे जो कि इंडियन थे। आपस में हम लड़े मरे कुछ भी करें, लेकिन जब विदेशी अटैक हो तब तो कम से कम इकट्ठे होना चाहिए। तब भी शुजाउद्दौला जैसे लोगों ने गद्दारी कर दी थी। तो उस टाइम की गद्दारी बाद में देखो कैसे इन्हीं को दुखी करके गई। इन्हीं का किला, इन्हीं के 50 लाख, इनके संसाधन छीने गए। तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि देश की यूनिटी की कमी थी देश में, और इसीलिए विदेशियों की इतनी हिम्मत थी कि वो बाहर तक से आके, जिनके यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी, वो यहाँ के मालिक बन गए। और एक आधी जगह के नहीं, पूरे भारत के। चलिए इन सबको किताबी भाषा से और पढ़ लेते हैं। बंगाल। बंगाल बहुत अमीर था, बहुत ज्यादा अमीर। देखो जरा बंगाल क्या कह रहा है। बंगाल साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल सर्वाधिक संपन्न प्रांत था। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत मुगलों के अंडर सबसे अमीर, अगर कहीं पैसा कहां से आता था, बंगाल से। बहुत अमीर था, बहुत ज्यादा। मुगल काल के दौरान बंगाल सबसे पहले स्वतंत्र हुआ। मैंने बताया ना 1707 में वो मरा औरंगजेब, और 17 में यहाँ पे मुर्शीद कुली खान ने कहा मैं यहाँ का स्वायत्त शासक, वो मेरी चलेगी 10 साल बाद ही। और सबसे पहले किसके से पहले नजरों में भी आ गया कि ये आजाद पंछी कौन है? बंगाल बहुत अमीर है, इसी पे अटैक करो। तभी तो प्लासी बक्सर की कहानी है। तो सबसे पहले आजाद भी हुआ मुगलों से, लेकिन अब किसके चंगुल में फंस गया? ब्रिटिश। मुगलों के चंगुल में नहीं था, मुगलों का तो पैसा यहीं के यहीं रुकता था। अब पैसा बाहर जाएगा। नेक्स्ट देखना, औरंगजेब के शासनकाल में मुर्शीद कुली खान बंगाल का दीवान था। मुर्शीद कुली खान जिसने मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया, बाद में सूबेदार बना। उसके मरने के, किसके मरने के? औरंगजेब के मरने के 10 साल बाद, जिसने बहुत हद तक अपनी स्वायत्तता कायम की थी। इंडिपेंडेंट बन गया भाई। मुगलों का मेन हेड मर गया औरंगजेब, उसके बेटे लायक नहीं, अब मैं इस प्रांत का मुखिया हूं। पहले दीवान था। 1704 में उसने बंगाल की राजधानी ढाका से परिवर्तित कर अपने नाम के अनुसार मुर्शिदाबाद, गंगा के किनारे, क्योंकि यही तो है डेल्टा, जो डेल्टा इलाका है, को नई राजधानी बनाया। तो कौन सी राजधानी? ढाका। आज बांग्लादेश है ना, वो ढाका था, तो ढाका का इलाका मुर्शिदाबाद ले आया। 1713 में फर्रुखसियर, जिसकी बीमारी के कारण अंग्रेजों ने इसका इलाज कर दिया और इसने कहा तुम्हारा टैक्स फ्री। कितने मूर्ख थे देखो। फर्रुखसियर के फरमान के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप बंगाल में बढ़ा। क्या बोली ये कंपनी? भैया हमें तो फ्री कागज दिया है, देखो लिख के। किसने? फर्रुखसियर ने। हम तो टैक्स फ्री करेंगे, 3000 रुपए पकड़ लो चुपचाप, जैसे हम चाहेंगे वैसे व्यापार करेंगे। नेक्स्ट 1739, अब देखो अलीवर्दी खान शासक बना। अलीवर्दी ने किसको हराया? मुर्शीद कुली खान के दामाद को, और खुद राजा बना। अब ये बन गया, इसकी बेटियां थी। तीसरी बेटी का बेटा अगला जो सिराजुद्दौला आएगा। अलीवर्दी खान शासक बना। 56 में मिर्जा मोहम्मद नवाब बना, सिराजुद्दौला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो सिराजुद्दौला का असली नाम क्या है? मोहम्मद नवाब। ये इसका देवता है। जून 1756 को ब्लैक हॉल एक छोटी सी घटना बता देती हूँ, वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, झूठी घटना है। JZ हॉलवेल नाम का एक अंग्रेज है, वो क्या झूठ मारता है देखना। वो कहता है कि मुझे, हम लोगों को, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को सिराजुद्दौला ने पकड़ लिया, और 14 बाय 18 का एक कमरा, मतलब घर का एक कमरा टाइप मान लो, 14 बाय 18 के कमरे में हम 146 अंग्रेजों को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को उसने ठूस के, 146 लोग आ नहीं सकते, खड़े होके भी नहीं आ सकते, बैठ के भी, कैसे भी नहीं आ सकते, झूठ बात है, बिल्कुल झूठी बात। 146 लोगों को 14 बाय 18 के कमरे में उसने एक रात के लिए बंद कर दिया, और वहां हमारा सांस घुट गया और लगभग सब मर गए। बस 23 जिंदा बचे सुबह, बाकी सब मर गए रात में सांस घुटने से। ये झूठ बोल रहा है और कह रहा है मैं उनमें से एक हूं जो ये घटना लिख रहा हूं। मतलब ये दिखाने के लिए कि हम कितने अमानवीय थे, हमारे राजा को अकल ही नहीं थी। आज भी अगर आप 146 लोगों को खड़ा करने की कोशिश करोगे ना 14 बाय 18 के कमरे में, तो आ नहीं सकते। उस टाइम के लोगों का बेल्ट और तगड़ा था। 146 कुछ भी लॉजिकली भी नहीं घुस सकते, लेकिन इस घटना को फिर भी हिस्ट्री में लिखा गया। देखें क्या कहते हैं। 1756 को ब्लैक हॉल, इसी को कहते हैं की घटना घटी। जेड हॉल, ब्लैक हॉल या ब्लैक होल भी लिख देते हैं, हॉलवेल आदमी का नाम के अनुसार सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। दम घुटने से बहुत से अंग्रेजों की मौत हो गई। तो कौन सा बिजली पड़ गई, मर गए 2-4 तो क्या फर्क पड़ता है, वैसे तो झूठी है हमें पता है, लेकिन फिर भी। आगे 23 जून 1757 में नवाब के सेनापति, ये घटिया आदमी मीर जाफर की गद्दारी के कारण प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सिराजुद्दौला को पराजित किया। तब लिखना चाहिए होता है वैसे जब सच में हार हुई हो। यहाँ तो कोई लड़ाई ही नहीं हुई, गद्दार आदमी के कारण लड़ाई से पहले ही
ही धोखे से सिराजुद्दौला को मार दिया गया, लेकिन वो लिखेंगे नहीं ना, और वो मारा गया। प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बना, कठपुतली जिसको जैसे चाहेंगे नचाएंगे। 57 से 60 तक फिर उसके बाद मीर कासिम नवाब हुआ, और मीर कासिम थोड़ी सी टक्कर लेगा, पहले तो राजधानी बदलेगा और फिर कहेगा टैक्स दो, जब वो कहेंगे टैक्स नहीं देंगे तो कहेगा मैं भी अपनों का माफ करूंगा, बराबरी पे आ जाओ, तो खुली चुनौती देगा मीर कासिम, इसलिए मीर कासिम को हटाएंगे। नवाब और अंग्रेजी कंपनी में संघर्ष तेज हो गया। फिर उसके बाद मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के बदले मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। तो देखो, पहले मुर्शीद कुली खान ढाका से लाया था मुर्शिदाबाद, अब ये मुर्शिदाबाद से उठा के कहां ले गया? मुंगेर। नेक्स्ट, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें मीर कासिम, अब ये तीन लड़ेंगे, मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला जो गलती कर चुका अभी 3-4 साल पहले 1761 में अब्दाली का साथ देके मराठों से दूर हटके, और शाह आलम द्वितीय जो कि महाकमजोर मुगल शासक था, मुगल सम्राट की संयुक्त सेना, तीन, अवध, बंगाल और दिल्ली, इन तीनों की शाही सेना, शुजाउद्दौला, शाह आलम सेकंड और मीर कासिम, ठीक है, संयुक्त सेना अंग्रेजों से पराजित हुई, ये सच में हारी। बक्सर के युद्ध में, बिहार में पड़ता है बक्सर, अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो, जब लड़ाई थी तो था हेक्टर मुनरो, लेकिन जब संधि पे साइन हुए ना, वो किला तेरा 50 लाख और इस तरह की बातें, तब आ गया था क्लाइव। क्लाइव प्लासी में भी था लेकिन बक्सर में नहीं था, बक्सर में हेक्टर मुनरो था, लेकिन जैसे ही बक्सर खत्म होने की संधि हुई तो क्लाइव फिर से सामने आ गया, ठीक है। तो अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था, ये पूछ लेंगे एग्जाम में। इस युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई, इसके साथ बंगाल पर, बंगाल का तो मीर कासिम मर गया ना, कोई है ही नहीं, तो बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हुआ। शाह आलम को क्या बोले कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी हमारी, और इसको क्या बोले, शुजाउद्दौला को अवध का जो नवाब था 50 लाख रुपए दे, चुनार का किला दे, हमारी सेना पलेगी, खर्चा तू करेगा, ये कड़ा और इलाहाबाद हम रखेंगे, और अगर हमें दिक्कत हुई तो तू मदद भी करेगा। तो इस तरह से इनको लूट लिया इन लोगों ने, बंगाल इनका हो ही गया। क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना। क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन स्थापित किया। द्वैध शासन क्या था? एक बहुत चालाकी भरा काम था, बोले हम हेड बना देंगे यहीं के आदमी को, लेकिन वो ऐसे काम देखेगा जिनमें की ताकत ना हो, सारे अच्छे काम देखेंगे हम खुद। द्वैध शासन क्लाइव ने। अगर पेपर में आए प्लासी का युद्ध तो टिक करके आना है क्लाइव, कहीं बक्सर का युद्ध तो हेक्टर मुनरो, लेकिन इलाहाबाद की संधि के टाइम फिर से वापस कौन आ गया था? क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना? क्लाइव। नेक्स्ट देखो, इलाहाबाद की दूसरी संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला जो पहले 61 में मराठों के साथ से निकला था और क्लाइव के बीच हुई। इसके तहत अवध का राज्य नवाब को वापस मिल गया, लेकिन कंपनी को रुपए 50 लाख चुनार का दुर्ग अवध से प्राप्त हुआ, और इनकी सेनापली अवध के खर्चे पे और मदद के लिए गारंटी देनी पड़ी, ठीक है। चलिए, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, तो ये सारा हमने सुन लिया और समझ लिया। तो हम लोग अब दो चीजें समझ गए आज हमें जो पढ़ना था, एक प्लासी और एक बक्सर। अब ये भूलना नहीं है, अंग्रेजों की धीरे धीरे जड़ें जमती जा रही हैं, ये आपको समझाने का टारगेट जो था वो यही था। तो जो हमने अब तक पढ़ा ना, पुर्तगाली पढ़े थे हमने, वो हमने देख